आज हम ए लेवल की मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करूं, मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस रिवाइज करवाऊंगा। याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आप उतना नहीं सीख सकते जितना आप सीख सकते हैं डेफिनेशन सीखने के बाद। तो डेफिनेशंस रिवाइज करते हैं कुछ। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि फोर्स किसको कहते हैं। एक एजेंट जो कैपेबल हो, जिसमें कैपेसिटी हो इस चीज़ की कि वो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सके, उस एजेंट को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन आम वेक्टर्स में और फोर्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वेक्टर हम कहते हैं कि दो वेक्टर सेम होते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेम हो। यहाँ पे दो वेक्टर्स v और u जो हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चूँकि सेम है, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स सेम हैं। लेकिन फोर्सेस के बारे में ऐसा नहीं कहते हम। फोर्सेस को हम कहते हैं ये लोकल वेक्टर्स होते हैं, इनकी पोजीशन नहीं चेंज की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक रॉड है, ये रॉड एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, आप इस रॉड के इस पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की फ़ोर्स लगाएं और इस पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की फ़ोर्स लगाएं तो दोनों का इफ़ेक्ट डिफरेंट आएगा। ये इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट कम रोटेट करेगी, ये इसको ज़्यादा रोटेट करेगी। तो जो फोर्स होती है वो यकीनन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें एक पोजीशन की अहमियत होती है। चेंजिंग पोजीशन ऑफ फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स में पोजीशन की अहमियत होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। रिजल्टेंट क्या होता है और व्हाट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, इसको डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास फोर्सेस हैं F1 F2 से Fn तक, और हमारे पास एक और फोर्स है R। इस तरह से कि R का इफ़ेक्ट उतना ही है जितना कि इन सारी फोर्सेस का कंबाइंड इफ़ेक्ट है। F1 F2 से Fn तक फोर्सेस हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं। इनका इफ़ेक्ट और एक सिंगल फोर्स R का इफ़ेक्ट जो है वो सेम है। तो हम कहेंगे जो फोर्स R है वो इन सारी फोर्सेस F1 F2 से Fn का रिजल्टेंट है। The force R is the resultant of all of these forces and each of these force is a component of R। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो और एक सिंगल फोर्स हो और सिंगल फोर्स का इफ़ेक्ट उतना ही हो जितना उन सारी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का इफ़ेक्ट है, देन दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोज फोर्सेस एंड ईच ऑफ द फोर्स अमंग दोज फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द आर। कुछ ख़ास कंपोनेंट्स की बात करते हैं जिन्हें हम रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। अगर किसी फोर्स के हमारे पास ऐसे दो कंपोनेंट्स हों कि उन दो कंपोनेंट्स के दरमियान 90 का एंगल बने, तो ऐसी सूरत में हम उन दोनों कंपोनेंट्स को फोर्स के रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। किसी भी फोर्स के ऐसे दो कंपोनेंट्स सच दैट एंगल बिटवीन देम इज़ ए राइट एंगल, इज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, then those components are called resolve parts of that force। resolve parts किसी भी फोर्स के किसी भी डायरेक्शन में बनाए जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फोर्स F है, हमने ये एक डायरेक्शन चूज़ की, हम चाहते हैं इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाएं और एक और डायरेक्शन में भी कंपोनेंट बनाएं जो इस डायरेक्शन के साथ 90 का एंगल बना रही हो। ये हमने एक और डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली जो इस डायरेक्शन के साथ 90 का एंगल बना रही है। इस डायरेक्शन में भी हम इस फोर्स का कंपोनेंट बना सकते हैं F का, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स F का कंपोनेंट बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है वो कंपोनेंट, उसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रा किया करते हैं। हो सकता है ये आपको रेक्टेंगल फील ना हो रही हो, मेरी ड्राइंग कुछ इसी तरह की है। तो ये जो रेक्टेंगल ड्रा की है, इस रेक्टेंगल की ये जो दो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स इस फोर्स F के कंपोनेंट्स हैं, और हम इनको कहेंगे ये किस तरह के कंपोनेंट्स हैं। दीज कंपोनेंट्स आर द रिजॉल्व पार्ट्स। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं हम इनको रिजॉल्व पार्ट्स कहेंगे। अगर सपोज करें कि ये जो फोर्स F है, इसका इस पार्ट के साथ, इस कंपोनेंट्स के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो हम
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज़ करते हुए बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये वाली साइड जो थीटा के साथ है, ये वाली फोर्स जो थीटा के साथ है, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो एफ कॉस थीटा है, और थीटा के अपोजिट साइड पर जो फोर्स आ रही है दैट इज़ दी एफ साइन थीटा। किसी भी फोर्स एफ के हम किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अगर हम ऐसी दो डायरेक्शंस ले लें जो 90 का एंगल बना रही हो, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व पार्ट्स कहेंगे। अगर फोर्स का उन दो कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो उस कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो एफ कॉस थीटा आएगी, और जिसके साथ एंगल थीटा नहीं बन रहा है उसकी मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा आएगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये फोर्स है, और सपोज हमारे पास जो दो डायरेक्शंस हैं वो ये दो डायरेक्शंस हैं। दिस टाइम सपोज कर लेते हैं एंगल थीटा इस डायरेक्शन के साथ बन रहा है। अगर एंगल थीटा इस डायरेक्शन के साथ बन रहा है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास एफ कॉस थीटा होगी, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास एफ साइन थीटा होगी। ये दोनों कंपोनेंट जो है वो रिजॉल्व पार्ट्स हैं। इनके दरमियान एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल 90 डिग्री का है। ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं, और थीटा के एडजेसेंट जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है, और जिस साइड पे एंगल नहीं लिया है हमने वो वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से फोर्स एफ हमारे पास इस डायरेक्शन में है। जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमने ली हैं उनमें से एक डायरेक्शन ये है और दूसरी डायरेक्शन ये है। एंगल थीटा लेट्स से हमने ये वाला ले लिया है, तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है, this component has magnitude f cos theta and this component has magnitude f sin theta. So whenever we have a force F, we can form its two resolved parts, mean two components which are at right angle with each other. Let's take another example. This force F, one direction is horizontal direction, the other direction is the vertical direction. Let's say angle theta is the angle of the force F with the horizontal direction. Now this component has magnitude f cos theta and this component has magnitude f sin theta. Let's take another example. We have this force F. Here is one direction in which we want to find its component, and here is the another direction such that both the directions are at right angle with each other. Let's say this angle is the theta of the force F with one direction. Now what are the magnitudes of these two components? ये जो component है इसकी magnitude f cos theta होगी, और this component has magnitude f sin theta. So I have given many examples in such a way that force F has two resolved parts. How to find the magnitude of these two resolved parts? I have told you. The force F making angle theta with one of these two resolved parts. जिस रिजॉल्व पार्ट के साथ इसका एंगल थीटा होगा उस रिजॉल्व पार्ट की मैग्नीट्यूड एफ कॉस थीटा और दूसरे की एफ साइन थीटा। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन थीटा एंड कॉस थीटा, अप्लाइंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। हमेशा दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ चाहते हैं कि हमें रीज़न पता हो, कुछ की ख्वाहिश होती है कि हमें रीज़न मालूम हो या ना हो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो जिनको रीज़न जानने की ख्वाहिश है उनके लिए मैंने बताया कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से। और जिनको रीज़न जानने की ख्वाहिश नहीं है वो याद रख लें हमेशा के लिए कि जब भी किसी फोर्स एफ के दो रिजॉल्व पार्ट्स बनाएंगे तो जिस रिजॉल्व पार्ट के साथ एंगल थीटा बन रहा होगा दैट रिजॉल्व पार्ट हैज़ मैग्नीट्यूड f cos theta and the other one has magnitude f sin theta. हम ख़ास रिजॉल्व पार्ट्स की बात करते हैं जिनको हम x और y कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स कहते हैं। आपको याद होगा x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान एंगल 90 का होता है। तो अगर किसी भी फोर्स के हम कंपोनेंट्स x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग बनाएं तो हम उसे x और y कंपोनेंट्स कहते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक फोर्स r है। इस फोर्स का x और y एक्सिस में से एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस बनाएं तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कहेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कंपोनेंट।
The x component of the force is commonly denoted by capital X and the y component of a force is commonly denoted by capital Y. कंपोनेंट्स जब भी हम किसी फोर्स के बनाएंगे अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस तो कुछ कन्वेंशंस हैं जिन्हें हम याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. एक्स कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा तो हम उसके साइन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 न्यूटन्स की फोर्स है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका एक कंपोनेंट है और ये एक वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कंपोनेंट है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट है. तो ये जो कंपोनेंट इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है ये कितना होगा, ये एफ कॉस थीटा यानी ये 10 कॉस 30 होगा. इसका साइन क्या होगा, ये चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा. और द साइन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. ये कंपोनेंट जो है इस फोर्स 10 न्यूटन्स वाली का वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी 10 साइन 30 और इसका साइन क्या होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा. रिमेंबर दैट whenever we have a component of a force along positive x-axis, its sign will be taken positive, and if we have a component of a force along positive y-axis, the sign of the component will be taken as positive sign. Similarly, you can guess the sign of x component of a force along negative x-axis is taken as negative. For example, we have a 10 Newton force. Here is the x-axis, here is the y-axis. The angle of the 10 Newton force with the x-axis is 30 degree. So this component along the x-axis will be 10 cos of 30. And what will be the sign? It's along the negative x-axis. So its sign will be minus 10 cos 30. और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसका साइन हम हमेशा नेगेटिव लिया करेंगे. यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इस 10 न्यूटन फोर्स का ये नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए इसका साइन हम नेगेटिव लेंगे. और क्या बनेगा, ये चूँकि इसके साथ एंगल 30 डिग्री नहीं बन रहा तो इस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 10 साइन 30 होगी और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव होगा -10 साइन 30. ये जो मैंने आपको कन्वेंशंस बताई हैं कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट आएगा उसका साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट आएगा उसका साइन पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ यानी जो लेफ्टवर्ड कंपोनेंट आएगा, जिस कंपोनेंट की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी उसका साइन नेगेटिव होगा. जिस कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस उसका साइन हमेशा नेगेटिव लेंगे. इस बात का आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है. इस ख्याल रखने का नतीजा ये निकलेगा कि आप रिजल्टेंट जब फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट फोर्सेस का तो उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में आपको बहुत आसानी रहेगी. अदरवाइज़ आप डायरेक्शन जो है सही तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे. जब भी आप मार्किंग स्कीम या एरर रिपोर्ट देखेंगे तो आप एरर रिपोर्ट में चेक ये करेंगे, देखेंगे ये कि वो सारे क्वेश्चंस जिनमें हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट की, जो लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं उनसे सही तरह से डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं हो पाती है. रिजल्टेंट आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन डायरेक्शन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इन साइंस का ख्याल नहीं रखते. तो इन साइंस का आपने ज़रूर ख्याल रखना है. अब मेथड सीखने लगे हैं कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. अगर हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, से F1 F2 to Fn, हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस हैं और ये सारी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और जिस पॉइंट पर दे आर एक्टिंग दैट इज़ द ओरिजिन. हम इस कन्वेंशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पेपर में भी पास पेपर्स में वही सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सारी फोर्सेस ओरिजिन पर एक्ट कर रही होती हैं. तो हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस हैं, सारी कंकरेंट फोर्सेस हैं, सारी एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और वो सारी ओरिजिन पर एक्ट कर रही हैं. और सपोज कर लेते हैं कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट R है और हमने इस रिजल्टेंट R की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और इस रिजल्टेंट R की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हम सबसे पहले इस रिजल्टेंट R का X और Y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे. सपोज कर लेते हैं कि इस
रिजल्टेंट आर का एक्स कंपोनेंट कैपिटल एक्स है और वाई कंपोनेंट कैपिटल वाई है। तो सबसे पहले तो हम ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें जितनी भी फोर्सेस गिवन है उनके एक्स कंपोनेंट्स को सम कर लेंगे, और जब भी हम गिवन फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो रिमेंबर कि हमने उनके साइन का ख्याल रखना है। याद रहे एक्स कंपोनेंट राइट वर्ड होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट वर्ड होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव लेना है। और इसी तरह से जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है वो सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा। सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, उनका सम करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मालूम करते हुए भी आपने सारी फोर्सेस के कंपोनेंट्स के साइन का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना है। और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे। अगर हमारे पास रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट हो गए हैं तो अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगेन वही बात है कि इस फार्मूले को याद रखना है, और इस फार्मूले की जो लोग रीज़न जानना चाहते हैं वो बहुत आसानी से जान सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये फोर्स y इसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है, फोर्स की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी लेंथ y है तो इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड की लेंथ भी y आएगी। अब अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ये रिजल्टेंट r है, ये इसके कंपोनेंट्स x और y हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। जो लोग रीज़न जानना चाहते हैं उनको मैंने रीज़न बता दिया है, और जो लोग डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं याद रखें कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के बाद in order to find the magnitude of the resultant the formula is r is equal to square root of x square plus y square. This r either is in first quadrant, is in second quadrant, r is in third quadrant, r is in fourth quadrant. ये किसी भी क्वाड्रेंट में आए हमारे पास। जब हमने x और y फाइंड आउट कर लिए हैं तो r किस क्वाड्रेंट में आएगा ये डिसीजन जो है आप x और y के साइंस के रिस्पेक्ट से करेंगे। मैंने यहाँ x और y के साइंस नहीं डिनोट किए हैं, लेकिन जब आप x और y कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई साइन आएगा, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। x पॉजिटिव राइट वर्ड, x नेगेटिव लेफ्ट वर्ड, y पॉजिटिव अपवर्ड, y नेगेटिव डाउनवर्ड। और x और y के साइन देखते हुए आप रिजल्टेंट देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। और रिजल्टेंट का एंगल अगर हमने फाइंड आउट करना है विद एक्स एक्सिस, आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होगा। अगर थीटा जो है वो एंगल है रिजल्टेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में हो। तो ये वाला थीटा जो मैंने यहाँ बनाया है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और आर्क टेंजेंट वाई ओवर एक्स मैग्नीट्यूड। वैसे हम एक्स और वाई का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लेंगे, लेकिन ये वाला थीटा फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने पिक्चर्स में ड्रा किया है उसके लिए आप यहाँ पे एक्स और वाई पॉजिटिव यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको मॉडुलस से डिनोट किया है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, आर थीटा इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट वाई ओवर एक्स के फार्मूले से आप थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, आपको ये थीटा मालूम हो जाएगा। ये थीटा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको लिखेंगे कैसे, इस थीटा को कैसे लिखेंगे वो जब हमारे पास थीटा आएगा डिफरेंट क्वेश्चंस में तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं थीटा डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको लिख सकते हैं थीटा डिग्रीज डाउनवर्ड विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, और हम इसको लिख सकते हैं थीटा डिग्रीज क्लॉकवाइज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं थीटा डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे मेजर करना चाहें तो टोटल एंगल
विल बी 180 डिग्री ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम इस थीटा को माइनस कर लेंगे तो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। हम कह सकते हैं थीटा डिग्री विद नेगेटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज, या हम कह सकते हैं 180 माइनस थीटा डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। इस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस थीटा को भी अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज with positive x-axis, or we can write it as theta degrees anti-clockwise with negative x-axis, or theta degree downward with negative x-axis। ये इनको लिखने के लिए डिफरेंट वर्डिंग्स हो सकती हैं। एक ही एंगल को आप डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ लिख सकते हैं। किसी भी तरह से लिखेंगे हमेशा आंसर आपका सही रहेगा। अगर आप एक्स और वाई के साइन का ख्याल रखेंगे और एक्स और वाई के साइन का ख्याल रखते हुए आप एक ये डायाग्राम बना लेंगे, यही 4 पॉसिबल डायाग्राम्स बनेंगी। अगर आपका रिजल्टेंट किसी एक्सिस के अलांग ना आया तो फिर थीटा मालूम करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपका रिजल्टेंट किसी एक्सिस के अलांग आ गया तो फिर आपको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं आएगी। फिर आप इस फार्मूले के बगैर डायरेक्ट बता सकेंगे कि रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। कैसे बताएंगे ये भी हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जितनी बेसिक डेफिनेशंस की ज़रूरत थी आपने देखा, इनमें कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी सीखने में। इन सारी चीज़ों को आपने सीखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बगैर सीखे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखें कि जब आपकी बेसिक्स ठीक नहीं होती हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जिसकी आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है, गलती कर जाते हैं। और अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाए जो आपने ज़िंदगी में कभी सॉल्व नहीं किया, जैसा क्वेश्चन आपने उससे पहले नहीं देखा, इवन देन आप उसको कर जाएंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। हम एक क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं। मई जून 2014 में वर्जन 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, दीज फोर्सेज आर कोप्लेनर, दीज ऑल आर एक्टिंग एट द पॉइंट एंड वी कंसिडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज are as shown in the diagram: 5 Newton, 4 Newton, 3 Newton and 7 Newton, and the directions in which the forces act are shown in the diagram। इनकी डायरेक्शंस भी डायग्राम में शो की गई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 4 फोर्सेज। हमने इन फोर्सेज के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसे जिसमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और एक इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें गिवन ये होता है कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम सिर्फ रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे और दोनों तरह के क्वेश्चंस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में आया हुआ किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है, सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें, सारे फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें, उनके में से रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करें, और फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले इस 3 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। हमने अज्यूम ये कर लिया है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस 3 न्यूटन फोर्स का इस लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 3 cos 30। और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 3 sin 30। ये दो हमने इसके रिजॉल्व पार्ट्स बना लिए हैं, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना लिए हैं। इस 3 न्यूटन फोर्स के 4 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस है। 5 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस 7 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने हैं हमने। इस 7 न्यूटन फोर्स के जो कंपोनेंट बनेंगे
क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा हमारे पास वो बनेगा 7 cos 60, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा 7 sin 60। और इनके साइंस का भी ख्याल रखना है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये नेगेटिव साइन लेंगे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है इसका साइन नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है डाउनवर्ड है नेगेटिव साइन लेंगे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है अपवर्ड डायरेक्शन में है इसका पॉजिटिव साइन लेंगे। कंपोनेंट्स हमने बना लिए, इनकी हमने डायरेक्शंस चेक कर लिए, उसके अकॉर्डिंगली हमने इनके साइन ले लिए। तो अब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट में सबसे पहले ये लेफ्टवर्ड फोर्स है -3 cos 30, फिर ये हमारे पास लेफ्टवर्ड फोर्स है -7 cos 60, फिर ये राइटवर्ड फोर्स है 5। कैलकुलेटर से इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.098। -1.098 में माइनस हमें ये शो कर रहा है कि जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है वो लेफ्टवर्ड है। वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। वाई कंपोनेंट में हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में -3 sin 30, फिर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर हमारे पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस का 7 sin 60, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस का 4 न्यूटन्स। और हमने इनको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमारे पास 0.562 आ गया, पॉजिटिव साइन आया है। इसका मतलब है वाई कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने हैं। मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला हमें याद है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लेंगे, वाई का स्क्वायर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 1.233 न्यूटन जो है ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई है। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने एक्स और वाई को स्केच करना है, और एक्स और वाई को स्केच करने के बाद देखना है कि रिजल्टेंट है कहाँ, लाई कहाँ कर रहा है, आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस आ गए हैं। एक्स हमारे पास नेगेटिव है तो एक्स हमारे पास लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा, वाई हमारे पास पॉजिटिव है तो वाई हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्स और वाई स्केच कर लिए हैं। रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट हमेशा एक्स और वाई कंपोनेंट्स के इन बिटवीन कहीं लाई करेगा, तो रिजल्टेंट हमारा लाई करेगा यहाँ इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। रिजल्टेंट हमने स्केच कर लिया। ऐसी सूरत में हम ये वाला एंगल थीटा जो है विद नेगेटिव एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वाई इज़ 0.562 एंड एक्स इज़ -1.098, लेकिन यहाँ हमने हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। और यहाँ से टेंजेंट इनवर्स लेके हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 27.1 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 27.1 डिग्री आ गया है। इसको आंसर में लिखेंगे कैसे? डिफरेंट वेज हो सकते हैं। डायरेक्ट हम 27.1 डिग्री लिख सकते हैं क्लॉकवाइज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। द डायरेक्शन इसकी कौन सी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? डायरेक्शन इसकी हमारे पास ये बन रही है, और दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द आंसर इज डायरेक्शन इज 27.1 डिग्री क्लॉकवाइज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इसी डायरेक्शन को अगर हम इस साइड से मेजर करें, अगर हम इस साइड से मेजर करेंगे ये वाली डायरेक्शन, तो द आंसर विल बी 180 माइनस दिस। सो द आंसर विल बी 180 माइनस 27.1 डिग्री एंड इट इज़ 152.9 डिग्री। और ये डायरेक्शन है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन की जब आप एरर रिपोर्ट देखेंगे आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पे बड़े क्लियरली वो कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विच लॉस द फाइनल 2 मार्क्स। और क्यों नहीं फाइंड आउट कर सके डायरेक्शन इसी वजह से नहीं फाइंड आउट कर सके कि उन्होंने एक्स और वाई कैलकुलेट करते हुए साइंस का ख्याल नहीं रखा। मार्क्स वो दे देता है एक्स और वाई में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी लिख दें, लेकिन एक्स और वाई के जब तक आपको साइंस नहीं पता, जब तक आप एक्स और वाई को स्केच नहीं करते, आप रिजल्टेंट की सही डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंपली टेंजेंट थीटा फार्मूला वाई ओवर एक्स अप्लाई करके थीटा तो मिल जाएगा, लेकिन उस थीटा की मदद से हम फाइनली डिसाइड कर सकें कि ये थीटा कहाँ पर बन रहा है, कितने डिग्रीज का है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। उसके लिए आपको एक्स और वाई के साइंस का ज़रूर ख्याल रखना है। इस ख्याल को रखे बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शन सही तरह से नहीं बता पाएंगे।
We shall solve some more questions in next lecture. Today we stops here.